गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9.3 एक्सरसाइज तक डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज करा दी। अभी तक आपने समझा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जनरेट की जाती है, यानी 3 कंटेंट हम पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ वाले 9.4 एक्सरसाइज जो है, इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ने हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो ऐसे ही है जैसे y इजिकल्स टू हमें कुछ दिया था, हमने उसको सॉल्व करते करते डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें उसको बैक जाके y इजिकल्स टू यानी जो उसका कर्व की इक्वेशन थी शुरुआत से वो निकालनी है, उसको कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक चीज तो पहले ये समझ लें कि हमारे सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करने वाली है वो वाली है जिसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। फर्स्ट ऑर्डर और 1 डिग्री, केवल यही हमारे सिलेबस में है। इससे ज्यादा वाली जो सेकंड ऑर्डर और डिग्री 2 वाली जो इक्वेशंस हैं वो हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। हमारे सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर और 1 डिग्री, केवल यही वाली है। ठीक है, ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। उनके 3 मेथड्स बेसिकली हमें यहाँ पे सीखने हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद भी कुछ छोटे मोटे मेथड्स, छोटा सा तरीका बीच में कभी आ जाएगा। स्पेशली मेन जो 3 मेथड्स हैं वो ये हैं, सेपरेटिंग, होमोजेनियस और लीनियर। 9.4 एक्सरसाइज जो है वो सेपरेटिंग पे बेस्ड है, 9.5 होमोजेनियस पे, 9.6 लीनियर पे। उसके बाद मिसलेनियस है और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जो भी कुछ हमने सीखा है वो तो है ही इंपॉर्टेंट। ये जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंटेंट, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है पर्टिकुलर किसी मेथड का। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स। 9.4 एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। सेपरेटिंग वेरिएबल्स क्या है, क्या है? तो सेपरेटिंग वेरिएबल जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है कि 5 से 10% क्वेश्चनों का आंसर आपका उस फॉर्म में मैच ना करे जो उसने दी हुई है। ठीक है, वो क्यों ना करे? क्योंकि देखिए कर्व की जो इक्वेशन है वो बहुत सारे कर्व ऐसे हैं जो y इजिकल्स टू समथिंग होते हैं, यानी y इजिकल्स टू कुछ भी दिया हुआ है वो कर्व की इक्वेशन होगी। कुछ ऐसे भी कर्व होते हैं जो x इजिकल्स टू होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में होगा, हमें कैसे पता चलेगी? अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी चीज है कांस्टेंट जो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो कांस्टेंट कहाँ ऐड करें उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस में करेंगे, माइनस में करें। अभी मैं आपको बता दूं, आपकी समझ में उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, लेकिन जब आप कर लेंगे, करते जाएंगे, तब आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आंसर की फॉर्म मैच ना करे, मैं ये नहीं कह रहा आंसर मैच ना करे, फॉर्म मैच ना करे, लेकिन उसको मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा सा तो वो मैच कर जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो पहले सेपरेटिंग वेरिएबल समझ लें। सेपरेटिंग वेरिएबल का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी एक्स और वाई दिए हुए हैं उनमें एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ, कोशिश करें कि लेफ्ट साइड में y को ही रखें, क्योंकि मोस्टली जो कर्व की इक्वेशन होती है वो y इजिकल्स टू समथिंग ही होती है। ठीक है ना, तो y इजिकल्स टू समथिंग यानी y को आप लेफ्ट साइड में ही रखें सेपरेट करने के लिए, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लें, आंसर आपका आ जाएगा। देखो जरा मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसको इंटीग्रेट कीजिए और जनरल सॉल्यूशन बताइए। मैंने बता दिया 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल और पर्टिकुलर। ये दोनों में ही आएंगे, अगर सेपरेटिंग वेरिएबल में भी वो पूछ सकता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, होमोजेनियस में ही पूछ सकता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया, छोटा सा डिफरेंस है कि अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, बस इतनी सी बात है। और जनरल सॉल्यूशन में हम कांस्टेंट में ही आंसर छोड़ देंगे। ठीक, तो जैसे ये दिया हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, अब ये पूरी तो x वाली ही टर्म है और ये यहाँ पे dx अपॉन में है, तो इस dx को वहां ले जाए। ठीक है, dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x dx। देखिए सेपरेट कर ली हमने वेरिएबल, y वाली टर्म एक तरफ आ गई, x वाली एक तरफ आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, उससे पहले थोड़ा सा इसको सिंपलेस कर लें। ठीक है, और dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x, cos का वो फॉर्मूला लगा देंगे, 1 कट जाए
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस हो गया वो माइनस से, और कॉस का यहाँ पे लगा दें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। 1 से 1 कट जाएगा, इधर ये वाला 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो ये पूरी टर्म सेपरेट हो गई, ये y वाली और ये x वाली। अब इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dy टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो कांस्टेंट हमें क्या ऐड करना है और कहाँ ऐड करना है। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो इसमें जो कांस्टेंट है वो हम c ऐड कर दें इधर, क्योंकि जनरली y इक्वल्स होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें यहाँ भी ऐड करना होगा। ठीक है, वो आपको जब करते जाएंगे ना क्वेश्चन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ करना है। दूसरी बात, पूरे ही क्वेश्चन में सारे जो फंक्शन है जो भी इंटीग्रेट होके आए हैं, मान लीजिए वो सारे 10 के ही हैं, 10 के हैं, तो आप कांस्टेंट भी 10c ऐड करेंगे, क्योंकि हमें अकॉर्डिंगली काम करना है। लॉग की सारी टर्म जनरली आ रही है, तो आप कांस्टेंट log c कर लेंगे। आप कांस्टेंट c ऐड करते हैं, 10c ऐड करते हैं, log c ऐड करते हैं, इससे क्वेश्चंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10c भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और log c भी है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली करें, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन की डिमांड है, नहीं तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया प्लस c इस तरह। ठीक है, कांस्टेंट जैसे ही इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब dy का मतलब हो गया 1 इंटू dy, 1 का इंटीग्रेशन y। यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्टली होता नहीं है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 को थोड़ी देर टी मानना पड़ेगा, लिखेंगे नहीं अब, तो dx इज इक्वल्स टू 2 dt आ जाएगा। तो dx की वैल्यू पुट कर दी 2 dt, और सेक स्क्वायर t का क्या होता है 10t, t मतलब x बाई 2 10 x बाई 2 माइनस 1 का कितना बन जाएगा x प्लस c। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका बन गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, निकल जाइए जनरल सॉल्यूशन। उसने कहा था जनरल सॉल्यूशन निकालिए, जनरल सॉल्यूशन निकल गया। तो ऐसे करके सेपरेटिंग वेरिएबल करना है और आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें कांस्टेंट कुछ और मानना पड़ेगा। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई dx और प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स dy इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो 9.4 एक्सरसाइज है, इसमें मैंने बता दिया कि ये पूरी एक्सरसाइज सेपरेटिंग वेरिएबल्स की है, तो आप आंख बंद करके ये मान लें कि सारे क्वेश्चन सेपरेटिंग वेरिएबल्स ही होने हैं। लेकिन जब एग्जाम में आएंगे तब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सेपरेटिंग वेरिएबल वाला है, कि ये होमोजीनियस का है, कि ये लीनियर का है। तो वहां बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चे सेपरेटिंग वेरिएबल का क्वेश्चन होमोजीनियस से कर जाते हैं और आंसर भी निकाल देते हैं, पूरा मेथड गलत हो जाता है, आंसर मैच नहीं करता, पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे तो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप तीनों मेथड सीख जाएंगे तब जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी कि ये क्वेश्चन किसका है। लेकिन उन्हीं को समझ में आएंगी जो कंसंट्रेट होकर काम करेंगे। नहीं करेंगे तो लास्ट वाली एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है या एग्जाम जो है उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये असल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस मेथड की है और हमें किस मेथड से सॉल्व करनी है। तो समझ के अच्छे से काम करें, इससे चीजें जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, अब इसमें हम सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल, तो मैंने बताया y वाली टर्म्स को जनरली यहीं रखा करो, x वाली को दूसरी तरफ ले जाया करो। तो ये सेक स्क्वायर y है, सेक स्क्वायर y टेन एक्स dy जहां ऊपर हो उस टर्म को यहीं रखिए आप। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये पूरी टर्म हम इधर ले गए, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई dx। ठीक है, अब देखिए हमें y वाली सेपरेट करनी है, तो सेक स्क्वायर y और टेन वाई को मैं अपर में ले आया और dy यहां पर है ही, माइनस सेक
स्क्वायर एक्स में टेन एक्स को अपॉन में ले आया और dx। ठीक है, अब दोनों तरफ टर्म सेपरेट हो गई है, इधर y वाली उधर x वाली, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो sec स्क्वायर y dy tan y माइनस sec स्क्वायर x tan x dx प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे सो सी ऐड कर देंगे। tan y को अगर t माना तो sec स्क्वायर y dy dt क्या बन जाएगा dt, तो ये हो जाएगा 1/t यानी log tan y, और ये हो जाएगा log माइनस का tan x। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से कि यहाँ log का फंक्शन बना है, यहाँ भी log का फंक्शन बना है, तो ये जो c है कांस्टेंट, ये c नहीं होगा, क्या होगा log। आप इसको मैनिपुलेट करेंगे अपने हिसाब से, अगर आंसर लाना है तो हम इसको log tan c कर देंगे। log tan c क्यों कर रहे हैं, log tan c क्यों कर रहे हैं, या log c कर लें सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे सारे जो फंक्शन हैं वो c के हैं, log c कर लिया। अब प्लस log c। ठीक है, अब ये जो टर्म है log वाली, ये टर्म इधर आके शिफ्ट हो जाएगी। log tan x है ना, इधर ले आइए, तो log tan y प्लस log tan x इज इक्वल्स टू log c। log में प्लस में हो तो क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो log tan x tan y log c, log से log कट जाएगा, सिंपल है, सिंगल टर्म में इसलिए कट रहा है, प्लस में नहीं कटता कभी, तो कट गया, तो क्या बचा tan x tan y इज इक्वल्स टू c ऐसे। तो ये आपका जो है वो लास्ट में सॉल्यूशन निकल के आ गया, tan x tan y इक्वल टू c। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें हम डायरेक्टली सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू नहीं निकाल पाएंगे, जैसे इसमें नहीं निकाल पा रहे y इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हम ऐसे छोड़ देंगे उसको। यहाँ जो मैं कांस्टेंट की बात कर रहा था, उस कांस्टेंट को ध्यान समझ लें कि log c ही क्यों ऐड किया, क्योंकि सारी टर्म log की बन रही है, तो जब हम सिंपलेस्ट करेंगे तो हमें log को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने log c करा था। अगर हम कुछ और करते तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता। तो इसमें सबसे बड़ा जो टेंशन का काम है या थोड़ा सा डाउटफुल काम है वो कांस्टेंट ऐड करना है, तो कांस्टेंट अकॉर्डिंगली ऐड करना है जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन है। 10 तक जो है वो जनरल सॉल्यूशन वाले हैं। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कांस्टेंट की दिक्कत है ये सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में है, पर्टिकुलर वाले में इसलिए नहीं है कि वहां हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज मेरी याद रखें कि जनरल सॉल्यूशन में अकॉर्डिंगली ऐड करना है, पर्टिकुलर में आप सिर्फ c ऐड करिए प्लस c, और जब आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक जो भी आनी होगी वो आ जाएगी। आपको बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं है कि log c ऐड करें कि tan c ऐड करें कि क्या करें, जो आना होगा वो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्टिकुलर में नहीं है, केवल जनरल में थोड़ा सा ये डाउटफुल है।